रात के लगभग 1 बजे का समय था। आसमान पर चांद अपनी पूरी चांदनी फैलाए हुए था। चांद की सफ़ेद चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, जिससे हर चीज़ चमकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में वो अपने पहचाने हुए रास्ते पर कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा चौकन्ना थी। उसकी नज़रें किसी चील की तरह अपने चारों तरफ देख रही थी। वो बार बार आसमान की तरफ अपनी नज़र उठाकर चांद को भी देख रही थी, क्योंकि इस चांद की रोशनी उसके रास्ते की रुकावट बन रही थी। वो सोच रही थी कि क्या हो जाता अगर आज ये चांद नहीं निकलता। उस समय उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बस तेज़ी से आगे बढ़ती ही चली जा रही थी, जब एक जगह अचानक डर की वजह से वो रुक गई। उसने एकदम अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया। फिर वो जल्दी से एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई और साथ में उसने अपना चेहरा भी छुपा लिया। वो जल्द से जल्द किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। वो बार बार उस पत्थर के पीछे से अपना सर निकाल कर बाहर की तरफ देखती और फिर जल्दी से छुप जाती। उसने ये कदम उठा तो लिया था, लेकिन इसके अंजाम से वो बेखबर थी। उसने किसी की भी परवाह नहीं की थी। उसे लग रहा था कि ये काम बहुत आसान है, वो यहाँ से आसानी से भाग जाएगी। लेकिन उसकी ये सोच उस पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी। वो अपनी बेबस आँखों से चारों तरफ देखने लगी। उस समय तो वो यहाँ छुप गई थी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो यहाँ नहीं छुप सकती थी। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी मंजिल पर पहुँचना था, वरना किसी ऐसी जगह पर जहाँ उसे अपनी जान का खतरा न हो। लेकिन बहुत जल्दी ही उसे इस बात का आइडिया हो गया था कि वो बहुत बुरी तरह से इस जगह पर फंस गई है। उसने अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पायल, अरे ओ पायल, जल्दी से यहाँ आ। क्या तू हर समय इस कमरे में पड़ी रहती है? क्या तू थकती नहीं है? सारा सारा दिन ऐसे बिस्तर पर पड़े हुए। हजारों बार मैं तुझसे कह चुकी हूँ, कमरे से बाहर आकर काम में मेरा हाथ बटाया कर। बेटियों के काम करने से माँ के सर का बोझ हल्का हो जाता है। या फिर कम से कम मेरे पास ही आकर बैठ जाया कर, ताकि मुझे काम करता हुआ देखकर तेरे दिमाग में भी कुछ आ जाए। कल को तुझे भी शादी करके अगले घर जाना है। ससुराल जाकर के सारी बिरादरी और सारी दुनिया के सामने अपनी माँ की नाक कटवाएगी। उठ जा बेशरम लड़की और छोड़ दे इस कमबख्त की जान को। ये तुझे हांडी रोटी और झाड़ू पोछा नहीं करके देगा। मैं रोज़ की तरह ही अपने कमरे में बैठी अपने मोबाइल में बिज़ी थी, जब माँ मुझे आवाज़ लगाने के साथ साथ मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर खड़ी हो गई थी। मेरे हाथ में मोबाइल को देखकर उनका पारा आसमान पर पहुंच जाता था। क्या है इसमें जो तेरा दिल नहीं भरता? ये बेचारा भी तुझसे थककर परेशान हो जाता होगा, लेकिन एक तू है जो तुझे इस पर या खुद पर ज़रा भी तरस नहीं आता। ज़रा शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख। 24 घंटे इस मोबाइल को चला चला कर, सारी सारी रात जाग कर तूने अपना हाल क्या कर लिया है? टिंडे जैसी हो गई है, और वो समय भी दूर नहीं है जब सूख कर कांटा बन जाएगी। और फिर जब मैं तुझसे कोई बात करती हूँ तो तुझे बुरा लग जाता है, गुस्सा करने लग जाती है कि माँ ने ऐसी बात क्यों कह दी। मेरी माँ बिना सांस लिए एक ही सांस में रोज़ाना का किस्सा सुनाने वाला लेक्चर आज भी मुझे सुना रही थी, लेकिन मेरा ध्यान माँ के लेक्चर पर कम था और मोबाइल को ऑफ करके छुपाने पर ज़्यादा था। अगर इस समय माँ मेरा मोबाइल गुस्से में छीनकर अपने हाथ में ले लेती तो उसे देखते ही पक्का या तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता, या फिर शॉक से अगर निकल आती तो वो इसी समय मेरा गला दबा देती। और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी माँ इस काम में 1 मिनट की भी देर नहीं करती। माँ की बातों के बीच में ही मैंने बहुत ही चालाकी से मोबाइल से सिम का ऑप्शन बंद कर दिया था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। इससे पहले कि वो और ज़्यादा मुझे लेक्चर देती या मेरे कान खाती, उससे पहले उन्हें चुप कराना ज़रूरी था। मैंने आराम से माँ से कहा कि माँ तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैंने माँ से कहा, मैं मोबाइल ज़्यादा कब इस्तेमाल करती हूँ, सारा दिन तो एक तरफ पड़ा रहता है। लेकिन मेरी तो जैसे किस्मत ही ख़राब है कि जैसे ही हाथ में उठाती हूँ फ़ौरन तुम आ जाती हो। खैर मैं बाहर आती हूँ, फिर तुम्हें मुझसे जो काम करवाना हो करवा लेना। ये कहकर मैं वॉशरूम में चली गई और माँ मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैंने चुपके से वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरा कमरा खाली था।
मैंने हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया और बाहर आ गई। लेकिन मेरा दिल तो मोबाइल में ही अटका हुआ था। लेकिन अगर मैं इस समय बाहर नहीं जाती तो इस बार माँ ने आकर मेरा फ़ोन ही तोड़ देना था। न चाहते हुए भी मुझे बाहर आना पड़ा। माँ बाहर लाउंज में सोफे पर बैठी सब्जी छीलने में बिजी थी। मैं जाकर उनके पास बैठने ही वाली थी कि वो मेरा इरादा समझते हुए बोली, मैंने तुझे यहाँ बैठने के लिए नहीं बुलाया है। किचन में जाकर बर्तन धो और आटा गूंथ कर रख दे। तब तक मैं ये सब्ज़ी काट देती हूँ। उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। माँ की बात सुनकर मैं अपना मुँह बनाते हुए किचन में चली गई। मेरा दिल तो ये था कि मैं सब्जियां काट दूं ताकि साथ में आराम से बैठकर टीवी भी देख लूं। लेकिन शायद माँ मेरा इरादा समझ गई थी, इसलिए उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया। मैंने किचन में जाकर बर्तन धोए और आटा गूंधा। तब तक मेरी माँ भी किचन में आ गई थी। माँ को किचन में देखकर मैंने चुपके से नज़र बचाकर किचन से बाहर निकल गई और भागकर अपने कमरे में आ गई। किचन का बाकी काम माँ को खुद ही करना था। मैंने कमरे में आते ही जल्दी से तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और सिम ऑन कर दिया। सिम ऑन करते के साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे एकदम घबराहट सी होने लगी। मैंने भगवान का नाम लेकर नोटिफिकेशन ऑन करना शुरू किए। पहले कुछ नोटिफिकेशन खोलते ही मेरी आंखों में एक ख़ास खुशी आ गई थी। अब मैं एक एक करके सारे नोटिफिकेशंस खोलकर देखते ही जा रही थी। वो देखने के साथ साथ ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ रही थी। मैंने जल्दी से उठकर अपना लैपटॉप उठाया और उसे ऑन करके मोबाइल और लैपटॉप में खो गई। अब मेरा सारा ध्यान अपने मोबाइल और लैपटॉप पर ही था। मेरे हाथ बहुत तेज़ी से लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहे थे। इसी बीच मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई, जिसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फ़ौरन मैंने वो फ़ोन रिसीव करके मोबाइल अपने कान से लगा लिया। लगभग 1-1.5 घंटे बात करने के बाद मैंने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और उठकर बाहर आ गई, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। बाहर आकर देखा तो माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने किचन में देखा तो खाना तैयार था। खाने से आने वाली खुशबू ने तो मेरी भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन पता नहीं माँ कहाँ चली गई थी। मैंने जल्दी से जाकर उनके कमरे में देखा तो वो पूजा कर रही थी। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनके पास ही बेड पर मेरे पिताजी की एक फ़ोटो रखी हुई थी। माँ शायद पिताजी को याद करके रो रही थी। मुझे तो माँ की इस बात से बहुत ज़्यादा हैरत होती थी। पता नहीं वो रोज़ इतने आंसू अपनी आंखों में कहाँ से लाती थी, जो हर समय एक मुर्दा इंसान के लिए रोती रहती थी। मैं बेड पर बैठकर एक तरफ अपने पिताजी की तस्वीर देखने लगी। मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरे पिताजी का देहांत मेरी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही हो गया था। मैंने अपने पिता को आज तक सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। लोगों से और माँ से उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। हमारा एक बहुत आलीशान बंगला बना हुआ था। घर का सारा खर्चा पिताजी की पेंशन पर ही चलता था। कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही थे। उनमें से किसी को भी मैंने अपने मुश्किल समय में साथ खड़े हुए नहीं देखा था। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आजकल अपने घर में ही थी। एमए के बाद मेरा कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं किया था। अब मेरा सारा समय मोबाइल और लैपटॉप पर ही कटता था। मेरे पिता के देहांत को 25 साल हो गए थे, लेकिन मेरी माँ पिताजी को याद करके ऐसे रोती थी जैसे कल ही उनका देहांत हुआ हो। भूलता तो कोई किसी को भी नहीं है, और जिनसे दिली मोहब्बत हो वो तो हर सांस के साथ याद आते हैं। लेकिन मेरी माँ का रोज़ पिताजी को याद करके रोना मुझे तो समझ में नहीं आता था। अगर हमें किसी अपने को याद करना ही है तो हंसते मुस्कुराते हुए याद किया जाए, ये क्या कि जब देखो उसे याद करके रोते ही रहो। मेरी माँ के साथ मेरी केमिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं थी। मेरी माँ मुझ पर शुरू से ही बहुत पाबंदियाँ लगाती थी। कभी मुझे बाहर आने जाने नहीं देती और ना ही किसी से दोस्ती करने देती थी। जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी माँ हर रोज़ मुझे कॉलेज छोड़कर जाती और वापस लेने भी आती थी, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और मुझे कोई बहकाकर ले जाएगा। मेरे स्कूल और कॉलेज की सारी लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती थीं। मेरी कोई भी दोस्त नहीं थी। अगर कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना भी चाहती थी तो दूसरे ही दिन मेरी माँ की डांट के बाद खुद ही अपना रास्ता बदल लेती थी।
मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं थी। मेरा बचपन और फिर जवानी अकेले ही गुजरी थी। लेकिन 2 साल पहले मैंने अपनी माँ की पाबंदियों से तंग आकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह ये ठीक है कि माँ मुझे मोबाइल नहीं दिला रही थी। उनका कहना था कि घर में जो टेलीफोन है तो मोबाइल फ़ोन की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरी सुसाइड के बाद आखिर माँ ने अपना फ़ैसला बदल दिया और मुझे मोबाइल लेकर दे दिया। इतने पर भी मुझे सिम यूज़ करने की इजाज़त नहीं थी। खैर, मेरे लिए तो इतना ही बहुत था कि मुझे अब मोबाइल मिल गया था। मेरा अकेलापन भी अब दूर हो गया था। अब मैं दिन रात मोबाइल ही चलाती रहती थी। मैंने भी बहुत चालाकी से माँ से छुपकर सिम निकलवा ली थी और अभी तक माँ को इस बात का पता नहीं था। माँ को मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैं बहुत जल्द ही उनका ये विश्वास तोड़ने वाली हूँ। माँ पूजा करने के बाद मेरे पास आई और मुझे खोया हुआ देखकर मुझसे बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने ख्यालों में ही सारा खाना तैयार कर दिया है। मेरी माँ मुझे ताना देकर शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन मैं कहाँ शर्मिंदा होने वालों में से थी। मैंने भी बहुत ढिठाई के साथ अपनी माँ के गले में बाहें डाल दी और उसे अपने साथ लेकर बाहर आ गई। किचन से खाना लाने का एहसान मैंने कर दिया था। खाना खाने के बाद हम दोनों कुछ देर बैठे वहीं बातें करते रहे। फिर मैंने अपनी माँ को चाय पिलाई और ख़ुद भी पी। उसके बाद हम अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। खैर, माँ ही सोई थी। मुझे तो सोना ही नहीं था कि मैं तो बस माँ के सोने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब मुझे अपनी माँ के सोने का यकीन हो गया कि माँ सो गई है, तो मैंने फ़ोन उठाकर कॉल मिलाई। सौरभ मेरे ही इंतज़ार में था। मैंने उससे कहा कि रास्ता साफ़ है और ख़ुद लाउंज का दरवाज़ा खोलकर उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर बाद वो दीवार से कूदकर दबे पाँव मेरे घर में आ गया। मैं उसे अपने पीछे आने का इशारा करती हुई अपने कमरे में चली गई। वो भी मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया। कुछ देर तक तो मैं उसे देखती रही और मुस्कुराती रही। फिर मैंने उसे अपने सर से बैठने का इशारा किया। उसके आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसका साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर 3 बजे मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो चला गया। मैं अपने कमरे में वापस आकर अपना फ़ोन चलाने लगी। मेरा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा था। अब मैं बहुत जल्द ही इस कैद से आज़ाद होने का सोच रही थी। उसके बाद माँ ना मुझ पर कोई रोक टोक लगाती और ना ही कोई पाबंदी। कम से कम मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी सकती थी। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपनी माँ की हर बात मानी और मोबाइल भी कम चलाया। मेरी ये हरकत देखकर माँ भी बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर मुझे क्या हो गया है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि उम्र के साथ साथ मेरी बेटी में समझदारी आ रही हो, लेकिन उनके दिमाग में भी नहीं था कि उनकी बेटी कहाँ तक पहुँच गई है। आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आज सुबह सुबह उठकर मैंने खुद ही पूरे घर की सफाई की थी। माँ के उठने से पहले पहले मैंने अपना पूरा घर चमका दिया था। माँ ने उठकर नाश्ता बनाया, तभी घर का टेलीफोन बजा। मैं जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन माँ की आवाज़ से मेरे कदम वहीं पर रुक गए और मैं अपनी जगह पर ही बैठ गई। माँ ने खुद फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। मेरा सारा ध्यान अपनी माँ की बातों पर ही था। माँ ने थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन रख दिया। मेरी माँ मेरे सामने खुलकर बात नहीं करना चाह रही थी। माँ बात करने के बाद चलते हुए अपनी जगह पर आईं। उनके आते ही मैं एक शरीफ बच्ची की तरह खामोशी से बैठ गई, लेकिन मेरे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पूरे घर में घूम घूम कर नाचूं। जब मैंने माँ से फ़ोन के बारे में पूछा तो माँ ने कहा कि शाम को तैयार हो जाना, रीना आंटी किसी को अपने साथ लेकर आ रही हैं। रीना रिश्ते कराने वाली आंटी का नाम था। उनका हमारे घर पर फ़ोन करना भी मेरे ही बनाए हुए प्लान का एक हिस्सा था। उस समय मैंने माँ की बात पर सिर हिला दिया और कुछ उनसे नहीं कहा, ये सोच करके कहीं माँ को मेरे ऊपर कोई शक न हो जाए। पहले ही वो मुझे हैरत की नज़रों से देख रही थीं। लगभग 4 या 5 बजे के करीब मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और रीना आंटी अपने साथ 2 औरतों और 2 मर्दों को लेकर हमारे घर में आ गईं। वो दोनों औरतें मेरी माँ की ही उम्र की थीं। मर्दों में से एक मर्द बूढ़ा था और बाकी दूसरा मेरी उम्र का ही था। जब मेहमान मेरे घर पर आए तो मैं अपने कमरे में से छुपकर खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी।
अभी मुझे माँ ने बाहर आने की इजाज़त नहीं दी थी। माँ इन औरतों से मिलती हुई उनको ड्राइंग रूम में लेकर चली गईं और मैं बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मुझे जल्दी से माँ के बुलाने का इंतज़ार था। मेरा दिल था कि मैं मेहमानों के पास जल्दी से चाय वगैरह लेकर जाऊं, लेकिन इन सब कामों के लिए माँ ने पड़ोस से ही नौकरानी को बुला लिया था। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे। मुझे अपनी माँ की आदत का पता था। पता नहीं माँ उनसे क्या क्या कह रही होगी। कहीं उसके माता पिता माँ की बात का बुरा न मान जाएं। अगर उन लोगों को कोई बात बुरी लगी और उन्होंने रिश्ते से मना कर दिया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे हर हाल में विक्रम से शादी करनी है। विक्रम और मुझे मिले हुए कुछ महीने ही हुए थे। वो मुझे तब मिला था जब एक दिन मैं अपनी माँ के साथ जिद करके उनकी दोस्त की बेटी की शादी में गई थी। वहाँ ही उसकी और मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी और मैंने माँ की नज़रों से बच बचाकर उसका नंबर ले लिया था। उस शादी में वो भी अपने भाई के साथ आया हुआ था। मुझे वो बहुत पसंद था और उसे मैं तब से ही पसंद हूँ। हम दोनों में कांटेक्ट हो गया था और अब हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हमें शादी करनी है। शादी में और देर करना अब हमारे लिए ठीक नहीं था। ये सब कुछ सोचकर ही मैंने एक प्लान बनाया। मेरे प्लान के मुताबिक ही उसकी माँ रिश्ता कराने वाली आंटी से मिली और फिर उसे लड़की देखने के लिए कहा। साथ ही साथ उसकी माँ ने मेरे प्लान के अनुसार मेरे बारे में भी पूछताछ कर ली। उनकी बात पर रीना आंटी ने हामी भर ली थी और अगले दिन ही माँ को फ़ोन करके अपने आने के बारे में बता दिया था। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। अब मैं ये सोच रही थी कि बस मेरी माँ कुछ गड़बड़ ना कर दे। यही सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। तभी दरवाज़ा खोला और आने वाली इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी। वो यहाँ कैसे आ सकता था? कहीं इसने यहाँ विक्रम और उसके घर वालों को तो नहीं देख लिया? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। किसी हाल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर माँ ने इसे यहाँ देख लिया तो दोनों तरफ से ही मैं फंस जाऊंगी। मैं अभी अपनी सोचों में ही गुम थी जब उसने 2-4 कदम मेरी तरफ बढ़ाए और फिर मुड़कर दरवाजे को कुंडी लगा दी। ये सब देखकर मेरी तो जान निकलने लगी थी। वो चलता हुआ मेरी तरफ आया और मेरे बारे में पूछने लगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। ये सुनकर मैंने शुक्र का सांस लिया। उसे शायद कुछ नहीं पता चला था, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर यहाँ रुकता तो मैं उससे कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। इसलिए ज़रूरी था कि वो फ़िलहाल इस समय यहाँ से चला जाए। उसने शायद मेरी बेचैनी को महसूस कर लिया था। उसी समय उसने मुझे फ़ोन ऑन करके उससे बात करने के लिए कहा। मैंने एकदम से हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो वापस चला गया। आज तो मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं थे, मैं तो हवाओं में उड़ रही थी। यही वजह थी कि आज मुझे अपने मोबाइल का भी होश नहीं था। उसके जाने पर मैंने चैन का सांस लिया और फिर जल्दी से फ़ोन ऑन किया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो वो फिर से यहाँ पर आ जाए। जब मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसके काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स पड़े हुए थे, लेकिन मैंने उस समय उसके मैसेजेस को नहीं पढ़ा और उसे एक मैसेज में लिखकर भेज दिया कि मैं उससे बाद में बात करूँगी। फिर मैं बाहर किचन में आ गई। उसके यूँ अचानक आने से मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आने लगे थे, सो मैंने फ्रिज से निकाल कर जूस पिया और खाने पीने की तैयारी देखने लगी, जो कि नौकरानी शायद अंदर पहुंचा कर आ गई थी। बस चाय थी जो चूल्हे पर चढ़ी हुई थी, मतलब अभी चाय जानी बाकी थी। तभी मैंने फ़ौरन ट्रे उठाकर उसमें कप रखे और चाय कपों में करने लगी। उसके बाद मैंने किचन के दरवाजे से बाहर देखा। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। आज सारी चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाई थी, जिस पर मेरी माँ बेहोश होते होते रह गई थी। वो बार बार खुद को चुटकी काट रही थी कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। खैर, नौकरानी के वापस आने तक मैं चाय के कप ट्रे में रख चुकी थी। वो मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि माँ मुझे बुला रही है। मैं तो जैसे इसी के इंतज़ार में थी। मैंने झट से ट्रे उठाई और अपने कदम ड्राइंग रूम की तरफ कर दिए। अंदर जाते ही मैंने एक नज़र सबको देखा। फिर मैंने सबको नमस्ते किया और चाय की ट्रे टेबल पर रखी। मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई, मगर मैं जिसको देख रही थी वो तो ना जाने किस सोच में गुम था। मेरे पीछे पीछे अंदर आई नौकरानी ने सबको चाय देना शुरू कर दी थी।
तभी माँ के इशारा करने पर मैं उठी थी। वो नौकरानी औरतों को तो चाय दे चुकी थी, लेकिन अभी मर्दों को नहीं दी थी। तभी मैंने विक्रम और उसके पिता को चाय पकड़ाई। उसके बाद उसके छोटे भाई की तरफ मुड़ी। वो वही था जो उस दिन शादी पर भी आया था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा और फिर चाय का कप उसे थमा दिया। चाय देकर मैं वापस माँ के पास आकर बैठ गई। उन औरतों में से एक औरत विक्रम की बुआ थी। उन्होंने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर जाकर उन दोनों के बीच में बैठ गई। चाय नाश्ते से फ्री होने के बाद वो माँ से कहने लगी कि अब हमें पायल पसंद है, अब बस आपने अभी के अभी हमें हाँ में जवाब देना है। माँ कुछ देर मेरी तरफ देखती रही और फिर बोली कि मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप लोग मेरी वो शर्तें मान लेते हैं तो मैं इसी समय हाँ करने के लिए तैयार हूँ। माँ की बात सुनकर मुझे तो अपने आसपास खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। माँ ने पहली दो शर्तें तो माँ वाली ही रखी थी, जो एक बिन बाप की बच्ची की माँ रखती है, जेवर और ज़मीन की। मैं रिलैक्स बैठी थी और सोच रही थी कि तीसरी शर्त भी कोई ऐसी ही होगी, मगर तीसरी शर्त सुनकर मैं माँ को हैरत से देखने लगी। माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? ऐसे तो माँ फिर से मुझ पर नज़र रख सकती थी। वो ऐसे कैसे मेरे सपनों के बीच में रुकावट बन सकती थी? इससे पहले कि मैं माँ से कुछ कहती, मेरे बोलने से पहले ही मेरे होने वाले ससुर बोल उठे कि हमें तीनों शर्तें मंजूर हैं। अभी सब लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक से मेरा होने वाला देवर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो बिल्कुल ही पागलों के जैसे हंस रहा था। तभी सब फौरन से उसकी तरफ देखने लगे। माँ ने उन्हें कहा कि वो उसे अंदर के कमरे में जाकर लेटा दे, तब तक डॉक्टर आकर उसे चेक कर लेगा। मगर इससे पहले मेरा होने वाला पति अपने भाई को अपने हाथों से उठाकर फौरन से दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। माँ बहुत हैरत से उसकी हालत देख रही थी और कभी उसके घर वालों की। तभी उसकी माँ मेरी माँ के सामने आई और माफ़ी मांगने लगी। वो बताने लगी कि हमारे बेटे को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तभी ऐसा हुआ है। अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो उस समय घर से चले गए और कुछ दिनों बाद आकर शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहा। मैं बहुत ही अफसोस से चाय की प्याली को देख रही थी जो मेरे देवर ने अपने हाथ से छोड़ दी थी। वक्त गुजरता गया और आज मेरी शादी का दिन भी आ गया। उन लोगों का ताल्लुक एक गांव से था और माँ ने तीसरी शर्त यही रखी थी कि मैं और मेरा पति गांव में नहीं बल्कि यहीं शहर में रहेंगे। मेरा पति तो पहले से ही अपने काम के सिलसिले में शहर में ही रहता था। उसने यहाँ पहले से ही किराए पर मकान लिया हुआ था। अब मुझे भी रुखसत होकर उसी घर में जाना था। खैर, हम दोनों की शादी हो गई और खाना खाने के बाद मेरी रुखसती भी हो गई। मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे पति को शहर वाले घर में छोड़कर 2 दिन बाद ही वापस गांव चले गए थे। यहाँ से गांव 2 घंटे की दूरी पर था। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरा पति तो सारा दिन काम पर ही होता था और रात गए वापस आता था। अब मुझे पूरे तरीके से आज़ादी मिली हुई थी। मैं आज तक कभी भी अपने ज़िंदगी में गांव नहीं गई थी। अब मेरा दिल गांव जाने का कर रहा था। कई दिनों से मैं अपने पति से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन मैंने समय निकाल ही लिया। मेरे पति की नाइट ड्यूटी थी। मैंने सोचा कि रात में जाकर रात को ही वापस आ जाऊंगी। अपने पति के काम पर निकलते ही मैं भी घर से निकल गई थी। 2 घंटे बाद मैं गांव में पहुंच गई। मेरा इरादा था कि मैं रात के रात ही सारा गांव घूम फिर लूंगी। गांव तो मैं घूम चुकी थी, लेकिन निकलते समय मैं बुरी तरह से फंस गई और इस समय जो कपड़े मैंने पहने हुए थे, अगर मुझे उन कपड़ों में कोई देख लेता तो मेरी मौत तो पक्की थी। तभी अचानक वहाँ पर मेरा एक दोस्त आ गया, जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाकर बहुत ही तेज़ी से गांव से बाहर लेकर आ गया। मेरा घर आने से कुछ देर पहले उसने गाड़ी रोकी और उसने मुझे अच्छा खासा डांटा और डांटने के साथ साथ मुझे धमकी भी दी कि मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊं, वरना वो मेरी माँ को सब कुछ बता देगा। मैंने उस समय उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। भलाई इसी में थी कि मैं खामोश रहती, लेकिन उसके बाद मैंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। जब मेरे पति को काम से छुट्टी मिली तो वो मुझे अपने साथ अपने गांव वाले घर में लेकर चले गए। मेरा दिल तो सब घर वालों को सरप्राइज़ देने का था, लेकिन मेरे पति ने पहले ही कॉल करके उन्हें हमारे आने के बारे में बता दिया था।
हम लोग सुबह को 7 बजे ही अपने घर से निकल गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा पति मुझे बहुत सारी जगह पर लेकर गया था। हम लोग घूमते फिरते शाम को 4 बजे के करीब गांव पहुंचे थे। अगले 8 दिन तक हमें गांव में ही रहना था। 2 दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे थे। सबने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया था। मेरे ससुराल के सब लोग ही मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बात कर रहे थे। ये 3 दिन की बात थी। हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। लगभग आधी रात का समय था जब मेरी आंख अजीब सा शोर सुनकर खुली। मैंने अपनी साइड में देखा तो मेरा पति मेरे पास बिस्तर पर नहीं था। तब मेरी आंख खिड़की से बाहर पड़ी। मैं बहुत ही हैरत से सामने का मंजर देख रही थी, जहां मेरा देवर मेरे पति को खींचता हुआ अपने साथ ले जा रहा था। मैं उसकी इस हरकत को समझने की कोशिश कर ही रही थी जब अगले ही पल मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली। मेरे देवर ने मेरे पति को गांव के कुएं में धक्का दे दिया था। मैं चीखते चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। तब तक मेरे देवर ने भी कुएं में छलांग लगा दी थी। मैंने कुएं से नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर भी उठकर बाहर आ गए थे। मैंने रोते रोते उन दोनों को पूरी बात बता दी, लेकिन उन दोनों ने मेरी बात सुनकर कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया। उन दोनों को ऐसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। तभी मेरे सास ने मुझसे कहा कि जो कोई भी इस कुएं के पानी से नहाता है उसे कोई बीमारी नहीं लगती, इसीलिए ये दोनों भाई भी इस कुएं में नहाने गए हैं। तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर बाद ये दोनों वापस आ जाएंगे। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई थी, लेकिन मैं अभी भी परेशान थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं अभी भी इसी बारे में सोच रही थी कि किसी कुएं का पानी ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरा पति कमरे में वापस आ गया। मैंने उससे इस बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मुझे अब मेरे ससुराल वालों की हरकतों पर शक हो रहा था। जिस दिन हम लोग वापस आने वाले थे, उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस कुएं के पानी से नहा लूं। हो सकता है मुझे भी कोई बीमारी ना हो। यही सोचकर मैं कुएं में उतर गई। जैसे जैसे मैं नीचे उतरती जा रही थी, मेरी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। कुएं में तो पानी ही नहीं था, बस बिल्कुल नीचे थोड़ा सा पानी था जो शायद घुटनों तक ही मुश्किल से आ रहा था। मैं इधर उधर देखती ही जा रही थी जब मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वहाँ पर बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियाँ नशे की हालत में बहुत ही ख़राब हालत में पड़े हुए थे। उनको देखकर तो जैसे मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मैं एकदम अलर्ट हुई और अपना फ़ोन निकालकर मैंने अपने साथी को कॉल लगाई। सर, मैं इंस्पेक्टर पायल, कहते के साथ ही मैंने उन्हें अपनी लोकेशन सेंड कर दी और सारी बात बता दी। कुछ देर के बाद ही पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंच गई और सब बच्चों को यहां से आज़ाद करा लिया गया था। कर्नल अनिल वर्मा, जो कि बड़े सर थे, उन्होंने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया था कि मैंने अकेले इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मेरे सास ससुर और देवर को अरेस्ट कर लिया गया था। मेरा देवर ही इस सब का मास्टरमाइंड था। असल में मैं पिछले 4 सालों से पुलिस की टीम में काम कर रही थी। मेरे पिता भी पुलिस में थे और शहीद हो गए थे। मुझे अपने पिता की तरह बनना था, तभी मैंने अपनी माँ से छुपकर ये ज्वाइन कर लिया था। मुझे मेरे देवर पर पहले से ही शक हो गया था। वो सब एक गेम का हिस्सा थे जो बच्चे और बच्चियों को किडनैप करके उनको नशे पर लगाते और फिर अपने गंदे कामों में लगा देते। कई बार पुलिस उन्हें पकड़ चुकी थी, मगर हर बार पैसे के जोर पर बाहर निकल कर आ जाते थे। लेकिन अब ये लोग सबूत के साथ पकड़े जा चुके थे। मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो शहर में रहता था और महीने में 3 दिन के लिए ही गांव आता था। उसको भी उनकी सच्चाई उसी रात पता चल गई थी। इसी वजह से मेरे देवर ने उसे कुएं में ले जाकर बंद करना चाहा, लेकिन मैंने देख लिया। तभी मेरी सास ने मेरे देवर को कॉल करके छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन मेरे देवर ने मेरे पति को डरा धमकाकर किसी को भी ये बात बताने से मना कर दिया। मेरे पति ने डर की वजह से इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। ये केस क्लियर होने के बाद मेरा बयान लिया गया, जो कि मेरी माँ ने देख लिया। मैं जैसे ही अपने पति के साथ माँ के घर में गई, सबसे पहले एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरी माँ ने मुझे मारा, जिससे मेरा जबड़ा मुझे हिलता हुआ महसूस हुआ। माँ ने इसी पर बस नहीं किया था,
उन्होंने अपनी जूती उतारकर मुझे मारना शुरू कर दिया। उसी समय कर्नल अनिल शर्मा, जो कि मेरे पिता के दोस्त भी थे, अंदर आए और माँ से कहने लगे, बहन जी अब बस भी कर दो, आप क्यों एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर की इस तरह से धुलाई कर रही हैं? अगर दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? उनकी बात सुनकर माँ ने मुझे छोड़ दिया और फिर कुछ देर बाद सब लोग हंसने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।